हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ डीएस सर पर। दोस्तों आज हम एक बार फिर से रीजनिंग की एक बेहतरीन क्लास देखने वाले हैं। साथियों, आज की इस क्लास में हमारी रीजनिंग की पार्ट संख्या 115 यानी 115 रहने वाली है। और इससे पहले कि यदि पिछले 114 पार्ट आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछले पार्ट्स को भी देखिएगा। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले पार्ट्स में कवर किए गए हैं। दोस्तों आज की इस क्लास में एक बार फिर से हम रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सारे के सारे प्रश्न रहने वाले हैं। आज की इस क्लास में कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे, जैसे कि हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को कहा है कि कच्चा माल, मजदूर और मशीनें, इनके बीच में कौन सा वेन आरेख बनेगा। यहाँ पर वेन आरेख का एक क्वेश्चन दे रखा है और इसके बारे में बताना है कि सही वेन आरेख क्या होगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर बात कर लें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की, तो लिखा गया है कि निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज स्थित हैं। ये आपको एक फिगर दिया गया है। इस फिगर में दोस्तों हमें टोटल जो ट्राइंगल होंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल, उनकी संख्या बतानी है कि कुल कितने त्रिभुज यहाँ पर स्थित हैं। दोस्तों इस तरह के लगभग 15 प्रश्न आपके सामने रहेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए शुरुआत करते हैं साथियों आज की इस क्लास की। और याद रखेंगे ये जो अपनी रीजनिंग की क्लास है कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर क्लर्क, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, टेट, डीएसएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पैट तथा यूपी टेट, ये जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा जैसे बीएसएसएससी की परीक्षा, एचएसएससी की परीक्षा, यूकेपीएससी की परीक्षा, इस प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं, मध्य प्रदेश पटवारी, राजस्थान पटवार, उत्तर प्रदेश लेखपाल या फिर गन्ना पर्यवेक्षक, इन सभी एग्जाम में दोस्तों आपसे रीजनिंग पूछा जाता है। और रीजनिंग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, याद रखेंगे। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्लास बहुत ही शानदार साबित होगी। चलिए एक छोटी सी क्लास स्टार्ट होने से पहले बेसिक जानकारी ले लीजिए। यदि दोस्तों आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप इस क्लास की पीडीएफ से पढ़ें, तो टेलीग्राम पर, टेलीग्राम चैनल है डीएस सर ऑफिशियल नाम से, और टेलीग्राम पर आपको अनसोल्ड पीडीएफ मिलेगा। यहाँ पर याद रखेंगे डेली के बेसिस पर क्लास से संबंधित नोट्स और पीडीएफ ये उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो आप अपने टेलीग्राम पर जरूर जुड़ें। और अपने डाउट्स पूछने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सादृश्यता का महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा है दोस्तों जिस प्रकार समानता का संबंध अंतर से है उसी प्रकार पारदर्शी का संबंध किससे है, ये बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए समानता की, सबसे पहले अगर बात की जाए समानता किस प्रकार से संबंधित है अंतर से, अंतर से किस प्रकार संबंधित है समानता, ये बतानी है। और वही संबंध हमें बताना है पारदर्शी का, किसका, पारदर्शी का। तो दोस्तों याद रखेंगे जो समानता होती है, यहां पर अगर हम बात करेंगे समानता के बारे में और समानता अंतर से कैसे संबंधित है, तो याद रखेंगे ये एक अपोजिट है। क्या है, ये एक विलोम है, याद रखेंगे, ठीक है, ये अपोजिट है। उसी प्रकार पारदर्शी का अपोजिट क्या होगा, तो सर पारदर्शी का अपोजिट हमने सुना है अपारदर्शी। क्या सुना है, अपारदर्शी, अपारदर्शी ऐसे करके सुना है। तो सर आप कहेंगे कि सर यहां पर अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो अपारदर्शी हमें कहीं पर नहीं मिल रहा है, अपारदर्शी आपको इन ऑप्शन में कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या सर इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या गलत होगा। देखिए याद रखेंगे समानता, इसको असमानता भी कह सकते हैं या फिर अंतर कह सकते हैं, डिफरेंस कह सकते हैं। जिस प्रकार सभी को इक्वल समझा जाता है या फिर कह लीजिए कि आप उसी प्रकार लोगों को डिफरेंस में समझा जाता है, उसी प्रकार अगर पारदर्शी की बात करें, एक ऐसी चीज जिसके जिसके दूसरी साइड हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं वो पारदर्शी होता है। और अपारदर्शी भी ऐसा होता है जिसके दूसरी साइड हमें वस्तुएं दिखाई ना दे। तो क्या साफ में हमें वस्तुएं पारदर्शी दिखाई देती हैं, बिल्कुल जिस तरह नदी का पानी साफ होता है तो अगर आप सिक्का या सुई डाल देते हैं आपको दिखाई देती है, मतलब साफ में दिखाई देगी। पानी इसका सही उत्तर होगा नहीं, साफ इसका सही उत्तर होगा नहीं, क्योंकि पारदर्शी साफ एक जैसे हैं, ठीक है। और झील की बात करें तो इसका उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर होगा दोस्तों गंदा। अगर दोस्तों याद रखेंगे पारदर्शी के पार में हमें कोई चीजें दिखाई दे रही हैं तो गंदी वस्तु होगी, अगर गंदा पानी होगा तो उसके अपारदर्शी यानी कि उसके अंदर हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी, ठीक है, याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गंदा, इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है एक बार फिर से सादृश्यता का प्रश्न है
और अंकीय प्रश्न है, मतलब अंकों की सादृश्यता के बारे में पूछा है। और कहा है दोस्तों अगर 96 का संबंध 6 से है तो 256 का संबंध किससे होगा। देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसके बारे में। हम लिख देते हैं यहाँ पर 96, क्या लिख देते हैं, एक मिनट, यहाँ पर हम लिख देंगे 96 और यहाँ पर संबंध बताएंगे किससे, 6 से। तो किस प्रकार से ये संबंधित है उसी प्रकार का संबंध हम बता देंगे। यहाँ पर 256 में क्या संबंध बनेगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या नंबर आएगा। तो दोस्तों अगर हम देखें 96 को और 96 में अगर डिवाइड बाई 16 कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, आप कहेंगे सर 6 आ जाता है, 16 चक्का 96 हमने पढ़ा है, और अगर 16 का भाग 96 में दे देंगे तो 6 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर बात करें 256 की, तो हम जिस प्रकार ऊपर 16 का भाग दिए थे उसी प्रकार यहाँ पर भी 16 का ही भाग दे देंगे 256 में। और आपने 16 का स्क्वायर भी पढ़ा है 256, तो कितनी बार जाएगा, अगर 256 में 16 से भाग देंगे तो प्यारे दोस्तों 16 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। और यहाँ पर भी भाग 16 से है, यहाँ पर भी भाग 16 से है, और ऊपर 6 आया था तो नीचे 16 आ जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, याद रखेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, और अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो आप लोग इसको छोड़ के नहीं आएंगे, एग्जाम में करके आएंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर कहा एक लड़के का परिचय देते हुए रमा ने कहा इसके बहन के पिता मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते पोते हैं। रमा लड़के से किस प्रकार से संबंधित है ये बताना है। तो मैं अगर इस प्रश्न की बात करूं तो ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है जो इशारा करते हुए समझाया जाता है। तो मान लीजिए मैं रखता हूं यहाँ पर लड़का को, क्या करता हूं, यहाँ पर एक लड़का को रखता हूं, और लड़का के बारे में कौन परिचय दे रही है, तो आप कहेंगे सर लड़का के बारे में रमा परिचय दे रही है। ठीक है, रमा परिचय दे रही है और कह रही है कि इनके बहन, मतलब इस लड़का की बहन, बहन के पिता, बहन के जो पिता हैं मेरे ग्रैंडफादर के, एक मिनट, मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते पोते हैं। यार यहाँ पर एक मिनट, इसको एक बार फिर से बनाते हैं। मैं यहाँ पर रखता हूँ प्यारे दोस्तों एक लड़का को, यहाँ पर एक लड़का को रखता हूँ, और ठीक है याद रखेंगे इसके पिता, इसके बहन के पिता, मतलब लड़की की बहन होगी, ठीक है, लड़की की एक बहन होगी, और लड़की की बहन के पिता मतलब लड़के के ही पिता आएंगे यहाँ पर, ठीक है, लड़के की बहन के लिए माइनस, लड़के के पिता के लिए प्लस, ठीक है। और मेरे ग्रैंडफादर मतलब किसके ग्रैंडफादर, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो रमा है परिचय दे रही उसी के ग्रैंडफादर। तो मैं रमा को इनके पिता के जस्ट बगल में रखता हूँ, और तभी तो रमा के ग्रैंडफादर बनाएंगे। तो सबसे पहले रमा के पिताजी आएंगे, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद दोस्तों इनके भी पिताजी, तभी तो रमा के ग्रैंडफादर बनेंगे। तो इस तरह से आप समझिए, इस तरह से आप इसको अच्छे से समझिए। मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ रमा को, ठीक है, ये हो गई हमारी रमा। तो अब आप कहेंगे कि एक लड़के का परिचय देते हुए कह रही है रमा, कौन कह रही, रमा कह रही इस लड़के की बहन, मतलब ये बहन हो गई, बहन के पिता ये रहे मेरे दादा, मतलब रमा के पिता के दादा के इकलौते पोते हैं, दादा के इकलौते पोते यहाँ पर बन जाएंगे। तो ये पिता प्लस हैं तो ये दादाजी भी प्लस हैं। तो इस तरह का ये संबंध बनेगा। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़िए। रमा ने क्या कहा है, इसके बहन के पिता, मतलब इस लड़का के बहन के पिता ये रहे मेरे दादा, मतलब रमा के पिताजी के पिताजी दादा के इकलौते पोते हैं। तो ये इस तरह से ये हो जाएंगे, इस तरह से ये हो जाएंगे, याद रखेंगे। अब कहा है रमा लड़के से कैसे संबंधित है, तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि से किसके साथ लगा है। आप कहेंगे से लगा है सर लड़के के साथ, किसके साथ, लड़के के साथ। तो लड़का क्या कहेगा, लड़का कहेगा मेरे पिता, और मेरे पिता की जो बहन होगी वो मेरी बुआ होगी, कौन होगी, बुआ होगी। और बुआ ऑप्शन में नहीं दे रखा है आंटी। तो प्रश्न में एक बात याद रखेंगे आप लोग, आंटी जो होती है वो किस किस के लिए यूज किया जाता है रीजनिंग में, आंटी या फिर आंट कह सकते हैं। तो ये दोस्तों एक बुआ के लिए यूज किया जाता है, याद रखेंगे आप। कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार समझ रहे होंगे, हम तो बुआ ही समझते थे, लेकिन आंटी का मतलब भी बुआ होता है। आंटी का मतलब ही प्यारे दोस्तों मौसी होता है। और अभी तक हम केवल ये जान रहे थे कि मेरे जो चाचा की पत्नी होती है वही मेरी आंटी होती है, मतलब चाची भी मेरी आंटी ही होती है। इस तरह से आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आंट का मतलब बुआ होता है, आंट का मतलब मौसी होता है, और आंट का मतलब ही चाची होता है। तो इस तरह से यहाँ पर रमा एक बुआ बनी है उस लड़के की जिस लड़के का रमा परिचय दे रही थी। तो बुआ का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आंट। इस प्रश्न का सही उत्तर है, याद रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की तरफ। आज का चौथा प्रश्न यहाँ पर जो कहते हैं गणितीय समीकरण का प्रश्न कह रहा है कि अगर भाग का अर्थ जोड़ है, प्लस का अर्थ घटाव है, माइनस का अर्थ गुणा है, और गुणा का अर्थ विभाजन है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। यहां पर प्यारे दोस्तों एक समीकरण दे रखा है, इस समीकरण का हमें सही मान बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 48, समीकरण को लिख लेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 8 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, और बराबर में क्या लाना है ये हम बता देंगे, ठीक है, इस तरह से बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमसे कहा है
कि जो गुणा है उसका अर्थ विभाजन है। देखिए ये लिखा है गुणा का अर्थ विभाजन है, तो पहले स्थान पर गुणा दे रखा है, इसका मतलब क्या है, विभाजन है। फिर माइनस दे रखा है और माइनस का मतलब बताया है दोस्तों गुणा है, तो माइनस का मतलब क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। आगे देखिए यहाँ पर कहा है जो भाग आया है, भाग का प्यारे दोस्तों जो अर्थ है वो क्या है, जोड़ है। तो 5 और 8 के बीच में भाग दे रखा है, इसको हम जोड़ रख देंगे और आगे जो जोड़ है उसका मतलब घटाव है, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आपको बोर्ड मास का प्रयोग करना होता है। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद डिवाइड। तो यहां पर ब्रैकेट ऑफ है नहीं, तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो 6 8 48 मल्टीप्लाई 5 प्लस 8 माइनस 1, ठीक है, इस तरह से होगा। तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा। 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा और 40 और 7 होगा, तो दोस्तों 47 इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। और 47 जब उस उत्तर बनेगा तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। इस प्रश्न का सही उत्तर प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा, 47 इज द राइट आंसर। आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। कहा है कि निम्नलिखित 4 समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, ए और एक अलग है। अलग अक्षर समूह को चुनिए। अलग अक्षर समूह की पहचान करनी है कि इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अलग अक्षर समूह है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ऐसे प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे, जब भी लेटर से संबंधित प्रश्न आ जाए और आपसे क्या पूछे, आपसे डिफरेंस पूछे, कौन सा विकल्प डिफरेंसिव है, तो याद रखेंगे ऐसे प्रश्नों में आपको प्लेस वैल्यू याद रखनी है। बी होता है 2 पर, डी होता है 4 पर, जी होता है 7 पर और जे होता है 10 पर। तो इस तरह से आप लोग इसको अच्छे से याद रख लेंगे और इनके बीच में थोड़ा सा डैश लगा के लिख लेंगे, ठीक है, ताकि हमें अच्छे से समझ में आते रहे कि ये लिखा क्या गया है। उसी के बाद 11 पर के होता है और 14 पर दोस्तों एन होता है, आगे 17 पर क्यू होता है, ठीक है, और 20 पर क्या होता है, आप कहेंगे टी होता है, T20। उसके बाद T20 यहां पर भी देखेंगे और डब्ल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का मतलब 23 हो जाएगा। जेड हमारा लास्ट 26 पर आता है और सी 3 पर आता है। उसी प्रकार यहां पर देखेंगे तो डी सर 4 पर हो जाएगा, आगे जी 7 पर हो जाएगा, जे 10 पर हो जाएगा और एम 13 पर हो जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, क्या डिफरेंस हो रहा है। तो देखिए अब ऐसा नंबर आया है और इनके बीच का भी अब डिफरेंस देखिए। तो यहां पर 2 और 4 के बीच में देखेंगे तो कितने का अंतर मिलेगा। आप कहेंगे सर जब हम 2 और 4 के बीच में देखेंगे तो हमें 2 का अंतर मिल रहा है, उसके बाद 4 7 में 3 का अंतर, 7 3 में फिर 3 का अंतर, उसके बाद 11 3 14, ठीक है, उसके बाद 14 3 17 और 17 और 3 20, मतलब इनमें तीनों में समान अंतर है। उसके बाद 20 3 23, 23 3 26 और 26 3 29 या फिर 3, ठीक है। 29 का मतलब है जब ABCD दोबारा 27 28 29 लिखेंगे तो 3 ही आएगा क्योंकि सी आएगा 29 नंबर पर, या फिर इसको 29 लिख लीजिए या फिर इसको 3 लिख लीजिए, ठीक है। तो इन सभी में भी 3 का अंतर है। आगे देखेंगे तो 4 और 7 में 3 का अंतर, 7 और 10 में 3 का अंतर, 10 और 13 में भी 3 का अंतर। लेकिन जब आप ऑप्शन नंबर 1 को देख रहे हैं दोस्तों, जब ऑप्शन नंबर 1 को देख रहे हैं तो यहां पर पहले 2 का आया है, फिर 3 का, फिर 3 का, लेकिन बाद बाकी सभी में 3 का है, तो यही तो डिफरेंस हो जाएगा, यही डिफरेंस हो जाएगा, यही एक भिन्न उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों डायरेक्शन और डिस्टेंस का प्रश्न है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस के प्रश्न के बारे में। तो यहां पर हमसे कहा है कि प्रीतम अस्पताल जे से दक्षिण की ओर 49 मीटर चला। तो मान लीजिए यहां पर कोई अस्पताल जे नाम का अस्पताल है, ठीक है, इसको थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं। यहां पर कोई जे नाम का अस्पताल है, जे नाम के अस्पताल से प्रीतम चलता है दक्षिण की ओर 49 मीटर। दोस्तों याद रखेंगे जे नाम के अस्पताल से 49 मीटर दिशा में, दक्षिण की दिशा में कौन चला है, प्रीतम चला है, तो हम इसको 49 मीटर चलवाएंगे। आगे दोस्तों हमसे कहा है फिर दाईं ओर मुड़ने के पश्चात 49 मीटर चला। अब देखिए दाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या है, प्रीतम जो है उसका मुख दक्षिण दिशा में है, और जब दक्षिण दिशा में उसका मुख है और वो दाईं ओर मतलब सीधे हाथ की तरफ जाएगा तो कौन सी दिशा में जाएगा दोस्तों, पश्चिम की दिशा में जाएगा। और कहा है दोस्तों दूरी कितनी तय की है, सेम डिस्टेंस तय की है जो पहले तय की थी, मतलब 49 मीटर। तो यहां पर भी हमारा 49 ही हो जाएगा। और आगे दोस्तों अगर हम देखेंगे तो कहा है पुनः दाईं ओर मुड़ा और 34 मीटर तक चला। अब देखिए पश्चिम में इसका मुख है और दाईं ओर मुड़ेगा तो कहां पर जाएगा, ऊपर जाएगा। और इस बार दोस्तों उसने खेला कर दिया, उसने क्या खेला किया कि इस बार दोस्तों उसने दूरी जो तय की है वो केवल 34 मीटर की तय की है। तो इस तरह से अब हम 34 मीटर लिखेंगे। तो यहां कहीं पर आपका कौन आ गया, अब आ गया है प्रीतम। कहा है अंततः दाईं ओर मुड़ा 49 मीटर चला। अब प्रीतम यहीं भी नहीं रुका, यहां भी नहीं रुका, प्रीतम फिर से दाईं ओर मुड़ा और उत्तर में मुख होने के कारण जब ये दाईं ओर मुड़ेगा तो ये इस तरह से दूरी तय करेगा पूर्व की दिशा में। और कितना चला है, 49 मीटर चला है, मतलब नीचे वाले के समांतर चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये समांतर रेखाएं बन जाएगी सभी की सभी।
अब दोस्तों हमसे कहा है वो है अस्पताल जे से कितनी दूर किस दिशा में स्थित है। अस्पताल जे कहां पर था, तो हमने आपको जे नाम भी देकर बताया है कि अस्पताल जे यहां पर है और वो यहीं से चला था दोस्तों, प्रीतम यहीं से चला था। और अस्पताल जे से उसकी दूरी बतानी है इस बिंदु तक की, ठीक है, घूम फिर के उसी दिशा में आ चुका है। और जे से अस्पताल, जे से जो दिशा होगी ये दिशा दोस्तों दक्षिण बनेगी। कौन सी दिशा बनेगी दोस्तों, दक्षिण दिशा बनेगी। तो कौन से ऑप्शन में दक्षिण दे रखी है, मतलब ये दोनों के दोनों उत्तर गलत हैं। उसके बाद यहां पर दोस्तों 49 है और यहां पर कितनी है, 34 है। तो 49 में से हम 34 घटा देंगे, 49 में से 34 घटाएंगे तो 15 बचेगा। और 15 क्यों बचा है, क्योंकि दोस्तों याद रखेंगे अस्पताल जैसे ये दक्षिण की ओर गया है। तो जब हमारी इस तरफ की दूरी, गौर से समझना है, आपके यहां पर देखना है जहां पर ब्लू पेन चला रहा है, इस तरफ की जो दूरी है और ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये दोनों एक क्या बना रही है, समान बना रही है, मतलब एक आयत बना रही है, एक रेक्टेंगल बना रही है। और इस तरह से ये दूरी जो बचेगी वो 15 मीटर बचेगी और दिशा कौन सी बचेगी, दक्षिण बचेगी। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 3 प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं पिछले प्रश्न को आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न कहा है, क्वेश्चन नंबर 7, वह संख्या चुने जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहां पर दोस्तों आपके सामने कुछ ऑप्शन हैं और ऑप्शन में से ये देखिए एक सीरीज में बीच में मिसिंग टर्म दे रखा है, इस टर्म के स्थान पर बताना है दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ऐसी श्रृंखला में आपको क्या करना है, आपको जब भी श्रृंखला नजदीक दे, पहले बढ़ जाए फिर घट जाए फिर बढ़ जाए फिर घट जाए, इस तरह की, जैसे कि 65 हुआ है, 65 के बाद 88 फिर घट गया 77, फिर 98 हुआ है फिर घट गया 91, फिर बढ़ गया फिर घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा, इस तरह का लॉजिक चलेगा। और ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है दोस्तों, अल्टरनेट सोचना है, अल्टरनेट सोचना है कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह का सोचना है। अगर आप इस तरह से चलेंगे तो आपका प्रश्न आसान हो जाएगा और आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे, इस तरह से हमें चलना है और ये लॉजिक हमारा अल्टरनेट बन जाएगा, अच्छे से याद रखेंगे। और ऊपर का अगर लॉजिक देखेंगे वो भी बन जाएगा, ठीक है, वो भी अल्टरनेट का लॉजिक बन जाएगा, एक मिनट, वो भी अल्टरनेट का हमारा क्या बन जाएगा, लॉजिक बन जाएगा। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। तो ऊपर देखें अगर सेकंड से 88, 98, 108, 118, मतलब समान अंतर हो रहा है, ऊपर 10 का है, ऊपर भी 10 का है, फिर से ऊपर दोस्तों कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। अब देखिए नीचे जब अंतर देखने जाएंगे, नीचे अंतर देखने जाएंगे तो 65 से गया है 77 पर, 65 से 77 गया है, मतलब सर प्लस में 12 हुआ है। उसके बाद 77 से 91 गया है, 77 4 81 10 91, मतलब दोस्तों 14 हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर क्या आना चाहिए, और अगला नंबर देखो 12 14, तो अगली बार 16 आ जाएगा और 16 के बाद अगली बार 18 आ जाएगा। तो इस तरह का लॉजिक बन सकता है। तो 91 यहां पर 91 रखेंगे और इसमें 16 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 9 1 10, मतलब 107 क्या किसी ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। और आगे आप चेक करने जाएंगे तो 107 में इस 18 को जोड़ देंगे। इस 18 को जब जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 10 11 और 1 12, मतलब यहां पर 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, याद रखेंगे 125, मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो 12 14 16 18 नीचे का लॉजिक था और ऊपर का समान 10 नंबर का चल रहा था। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए, पहले संख्या बढ़ रही हो फिर घट रही हो, फिर बढ़ रही हो फिर घट रही हो, तो आपको क्या करना है, अल्टरनेट सोचना है। तुरंत बिना किसी समय को व्यर्थ किए हुए आप क्या करेंगे, अल्टरनेट सोचेंगे और इसका सही उत्तर बता देंगे। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ, इस प्रश्न को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 और कोडिंग का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन मान सकते हैं। इसके लॉजिक की बात करेंगे तो आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे किस तरह का इसका लॉजिक है। देखिए कहा है दोस्तों, साल्ट को अगर 16 लिखा गया है और पिकल को दोस्तों 36 लिखा गया है, तो इसका कोड किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, याद रखेंगे। तो कूट भाषा का क्वेश्चन यानी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, लेकिन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये लिखा कैसे गया है उसको समझना है आपको, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं इसके लॉजिक की, तो दोस्तों लॉजिक सीधा सा है कि यहां पर 4 अक्षर साल्ट दे रखे हैं, SALT, कितने हैं, 4 अक्षर, और इन्हीं 4 अक्षरों का क्या किया है, इसने स्क्वायर कर दिया है, तो मतलब हमारा 16 आ गया है। उसी प्रकार आगे अगर लॉजिक चेक करेंगे तो लिखा गया है पिकल, PICKLE, ये हो गया हमारा पिकल। और पिकल दोस्तों को टोटल 6 नंबरों से लिखा गया है, तो 6 का स्क्वायर कर दिया है, तो यहां पर हमारा 36 आ गया है। अच्छे से समझिएगा आप लोग, यहां पर 36 आ गया। उसी प्रकार हम देखेंगे प्रेसरवेटिव, क्या लिखा है, प्रेसरवेटिव लिखा है, उसमें अगर अक्षर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल जो लेटर मिले हैं प्रेसरवेटिव में वो 12 हैं। और अगर दोस्तों आप देखेंगे 12 का स्क्वायर करके, जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा दोस्तों, कितना आएगा, 144 आएगा। और 144 आएगा तो ऑप्शन नंबर एक बार फिर से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सारे के सारे जो टर्म दिए गए थे उनके टोटल टर्म काउंट करने थे और उसी काउंटिंग का स्क्वायर कर देना है आपको। याद रखेंगे इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर 144 हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कथन निष्कर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कहा है कि कुछ निबंध कविताएं हैं, कुछ कविताएं निर्देशक हैं, सभी निर्देशक गायक हैं। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इसको हम सीधा सॉल्व करेंगे। तो कुछ निबंध, इनको सीधा नंबर से लिखेंगे, ठीक है, अक्षर से लिखेंगे। ये हो गए हमारे N4 निबंध, ठीक है, ये हो गए हमारे N4 निबंध। और कुछ निबंध क्या है प्यारे दोस्तों, कुछ निबंध का जो पार्ट है वो कविताएं हैं, K4 कविताएं लिख देंगे, ठीक है, N4 निबंध और K4 कविताएं। तो इसको याद रखेंगे, ये जो कविता का पार्ट होगा, सॉरी ये जो निबंध का पार्ट होगा इतना इतना सा, ये क्या हो जाएगा, कविता हो जाएगा। और आगे दोस्तों हमसे कहा है, आगे हमसे कहा है कि कुछ कविताएं निर्देशक हैं, मतलब कविताओं का कुछ पार्ट। इस तरह से ये जो कविताएं हैं इनका इतना इतना सा ये जो पार्ट आया है ये क्या हो जाएगा, N4 निर्देशक हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, ठीक है, ये गड़बड़ हो रहा है, NI लिख देते हैं निर्देशक को, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर अगर आगे देखेंगे, आगे आप अगर इसको देखेंगे तो कहा है कि सभी निर्देशक क्या है, गायक है। सारे के सारे निर्देशक, ऑल जो हमारे प्रोड्यूसर हैं क्या कहते हैं, इसको निर्देशक कहते हैं, ठीक है। ये जो निर्देशक है सभी के सभी क्या है, गायक हैं। तो G4 गायक लिख देते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। या फिर S4 सिंगर लिख देंगे, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो कुछ इस तरह का हमारा क्या बनेगा, फिगर बनेगा। और फिगर बनेगा तो इसमें अब हमें क्या करना है, इसमें हमें निष्कर्ष सोल्व करने हैं, कौन कौन से हमारे सही हैं, कौन कौन से निष्कर्ष गलत हैं। तो सबसे पहले निष्कर्ष में कहा है कुछ निर्देशक कविताएं हैं, कुछ निर्देशक मतलब NI, कुछ NI के अंतर्गत आ रहे हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है, इतना इतना सा पार्ट, इतना इतना सा पार्ट निर्देशक और किसका, कविताओं का आ रहा है। मतलब ये वाला दोस्तों क्या है, ये वाला हम बना सकते हैं, तो ये वाला सही है। आगे कहा है कुछ गायक निबंध हैं, कुछ गायक मतलब सिंगर क्या निबंध से संबंध बना पा रहे हैं। यहां पर लास्ट में सिंगर और पहले आपके निबंध है, तो मतलब संबंध नहीं बन रहा है और हमें एग्जैक्टली पता भी नहीं कि बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो जब नहीं पता है एग्जैक्टली तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली पता ना होने के कारण इसको हम गलत कर देंगे। आगे कहा है दोस्तों कुछ गायक कविताएं हैं, कुछ गायक मतलब कहां पर हैं गायक, गायक मतलब ये रहे सिंगर और ये रहे कविताएं, मतलब ये वाला क्या है हमारा सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहां पर ये जो निर्देशक है ये सारे के सारे निर्देशक क्या है, गायक के अंतर्गत हैं, ठीक है। और गायक का कुछ पार्ट और निर्देशक का कुछ पार्ट कविताओं से क्या बना रहा है, मतलब क्या बना रहा है, आपका संबंध बना रहा है। तो मतलब दूसरा यहां पर तीसरा वाला भी सही है। इस हिसाब से हम कहेंगे कि पहला निष्कर्ष और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दूसरा निष्कर्ष गलत है। तो ऑप्शन नंबर अगर आप 2 को देखेंगे तो यहां पर लिखा गया है केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC CGL में पूछा गया, किसमें, CGL में पूछा गया प्रश्न है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसका जो लॉजिक बताया है जो एग्जामिनर है उसने बहुत प्यारा लॉजिक बताया है, याद रखेंगे इसके लॉजिक के बारे में। तो या तो जब भी ऐसा प्रश्न आए आप तो या तो इसको इस तरह से सॉल्व कीजिए लेफ्ट टू राइट, या फिर दोस्तों इसको अप टू डाउन सॉल्व कीजिए, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिए जब भी ऐसे प्रश्न आए। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट टू राइट हम इसको सॉल्व करेंगे कुछ अपने अंदाज में। मतलब ये 15 दे रखा है, इस 15 को पकड़ेंगे और आसपास के नंबरों का संबंध बताएंगे। गौर से समझना है, मिडिल का नंबर उठाएंगे और आसपास के नंबरों का क्या बताएंगे, संबंध बताएंगे। तो समझिए यहां पर 15 है, 15 में से अगर मैं 12 घटा देता हूं तो प्यारे दोस्तों 3 आ जाएगा। और यहां पर 15 में से ही 11 घटा देता हूं, यानी कि इनका अंतर ले रहा हूं, घटा नहीं रहा हूं, याद समझिएगा गौर से। 12 और 15 का डिफरेंस जो आया है वो ऊपर 3 दे रखा है हमने, और यहां पर 15 और 11 का जो डिफरेंस है वो प्यारे दोस्तों 4, माफी चाहेंगे यहां पर 4 का है, ठीक है। कितने का है, 4 का है। तो पहले ऊपर जो संख्या है, यानी कि एक मिनट यहां पर मैं लिख के बता देता हूं, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 15 का पहले डिफरेंस लिया किससे, 12 से, कितना आया सर, 3 आया। उसके बाद क्या किया मैंने, 15 का डिफरेंस लिया 11 से, ठीक है, बीच वाली संख्या को आसपास की संख्याओं से डिफरेंस लिया तो 4 आया। मतलब कुछ इस तरह का आ रहा है यहां पर 3:4 में, गौर से समझना है, 3:4। पहले जब अंतर लिया था तो 3 का था, बाद में अंतर 4 का था, तो 3:4 का हिसाब बन रहा है। उसी प्रकार दोस्तों बात करेंगे यहां पर भी हम, तो यहां पर 5 और 14 का डिफरेंस लेंगे। 5 और 14 मैं लिख के बताता हूं यहां पर आपको ग्रीन कलर से, ठीक है, 5 और 14, ठीक है, एक मिनट, यहां पर 5 होगा, 5 और 14 इनका जब डिफरेंस लेंगे हम क्या करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 9 आएगा। और 5 और 17 का डिफरेंस लेंगे, 5 यहां पर लिख देंगे और इनका डिफरेंस किससे 17 से लेंगे तो 12 आएगा, ठीक है, इस तरह से। और जब हम इसको काटेंगे तो 3 आएगा और यहां पर भी 4 आएगा।
मतलब इसका भी अनुपात जो बन रहा है वो 3:4 का ही अनुपात बन रहा है। गौर से समझना है आप लोगों को दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन मार्क पर ऐसा कौन सा नंबर रखें, ऐसा कौन सा नंबर हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखें ताकि हमारा जो संबंध है वो 3:4 का बना दे। तो मैं अगर ऑप्शन नंबर 1 को देखता हूं तो 9 रखूंगा, तो पहला यहां पर अंतर 7 का हो जाएगा, दूसरे में 11 का, मतलब 7:11 मतलब 3:4 नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है दोस्तों हमारा गलत है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 को रखते हैं, तो यहां पर 7 को रख देंगे, इसका अंतर बनेगा 9 का, इसका अंतर बनेगा 12 का। ठीक है, मतलब 9 और 12 पिछली तरह का ही अंतर आ गया। और 3 और 4 से काट देंगे, मतलब किससे काटेंगे, 3 से काट देंगे, तो 3 का 9 और 3 चौके कितना हो जाएगा 12। मतलब यहां पर भी हमारा जो डिफरेंस बनेगा वो 3:4 का ही बन जाएगा। तो इस स्थान पर हम क्या करेंगे, बीच का जो क्वेश्चन मार्क था इसके स्थान पर दोस्तों क्या रख देंगे, ऑप्शन नंबर 2 का 7 रख देंगे। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 केवल आपको सोचना है, अच्छे से एक फ्रेश माइंड से आपको सोचना है, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कहा है कि दोस्तों गोपाल की आयु किसी संख्या का घन है। गोपाल की जो आयु है वो किसी संख्या का घन है। 2 वर्ष पहले उसकी आयु किसी संख्या का वर्ग थी, वर्तमान में उसकी आयु क्या है। तो मैं अगर बात करूं गोपाल की, तो वर्तमान ही आयु तो पूछी है, और उसमें कहा भी है कि जो गोपाल की आयु है वो किसी संख्या का घन है। घन है मतलब ये 9 स्क्वायर होता है, 62 घन होता नहीं है। तो इस तरह से 27 और 64 आपके पास ऑप्शन बचते हैं। अब इसमें हमसे क्या कहा है, 2 ऑप्शन तो हमने हटा दिए। अगर मैं रखूंगा अब ऑप्शन नंबर 3 को, वर्तमान में यदि गोपाल की आयु में 27 मान लेता हूं और 2 वर्ष पहले इसकी जो आयु होगी वो कितनी होगी, वो 25 होगी। मतलब वर्तमान में 27 किसका घन है, 3 का घन है। और 2 साल पहले उसकी आयु एक वर्ग थी, कितने का वर्ग थी, 5 का वर्ग थी। तो इस तरह से ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। 2 साल पहले उसकी आयु वर्ग थी और वर्तमान में उसकी आयु घन है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 27 इस प्रश्न का सही उत्तर है, याद रखेंगे। क्योंकि 62 में अगर 2 साल पहले जाएंगे, सॉरी 64 में 2 साल पहले जाएंगे तो आपका 62 कोई संख्या वर्ग नहीं होती है, 64 वर्ग होती है और घन भी होती है। 64 4 का घन होती है और 8 का वर्ग होती है, गौर से समझना है आपको। तो 64 में अगर 2 घटा देंगे 2 साल पहले तो 62 कोई वर्ग आता नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया। बचा एक ही मात्र ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को सार्थक क्रम में दर्शाइए। यहां पर 4 आपके क्या है, 5 विकल्प हैं, सॉरी 5 विकल्प दे रखे हैं और इनमें बताना है कि सार्थक क्रम क्या होगा। तो दोस्तों लिखा है सफाई, पकाना, खाना, परोसना और खरीदना। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप क्या करते हैं, कोई चीज खरीदने जाते हैं, उसका हमें क्या बनाना है। मान लीजिए आप सब्जी खरीदने जाते हैं, मान लीजिए आपको क्या बनानी है, एक सब्जी बनानी है। और सब्जी बनानी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, बाजार जाएंगे और बाजार से दोस्तों कुछ खरीदारी करके लाएंगे, अच्छी सी सब्जी, कोई आलू मटर पनीर वगैरह जो भी हो आप खरीद कर लाएंगे। पहले नंबर पर खरीदना आना चाहिए, मतलब 5 नंबर विकल्प से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। तो पहला गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसमें 5 से शुरुआत हो रही है। एक ही नंबर से, एक ही ऑप्शन से अगर आप लॉजिक लगाते हैं तो इसका सही उत्तर आ जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे सर हमें पूरा नहीं आ रहा है, पूरा बताइए। तो 5 देखिए, सबसे पहले हम खरीदेंगे। अगर आप सब्जी खरीद कर लाते हैं तो उसकी आप क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर सफाई करेंगे। तो सफाई हमारा 2 नंबर पर आना चाहिए, मतलब 1 नंबर सेकंड पर आएगा। उसके बाद सफाई करेंगे तो आप फिर क्या करेंगे, उस सब्जी को पकाएंगे, तो ये तीसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, दूसरा वाला तीसरे पर आएगा। उसके बाद पकाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको परोसेंगे। ठीक है, सब्जी को परोसेंगे, जब कोई मेहमान आ जाता है, ठीक है, तो परोस देंगे, मतलब चौथे नंबर पर ये आना चाहिए। और 5वें नंबर मतलब अंतिम पर ईट, मतलब खाना आना चाहिए, मतलब तीसरा ऑप्शन अंतिम पर है और शुरुआत 5 से हो रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे दोस्तों कहा है, एक पासे की विभिन्न 6 पलकों पर अक्षर और प्रतीक HI और परसेंटेज तथा डॉलर लिखे गए हैं। इन पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। उस अक्षर या प्रतीक का चयन करें जो H वाले फलक के विपरीत होगा। देखिए यहां पर आपको गौर से समझना यह है, आपके आंखों का टेस्ट है। एक कैपिटल H है, एक स्मॉल h है, और कैपिटल H का हमें विपरीत पूछा है। अब बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, सर ये रहा कैपिटल H, ये रहा स्मॉल h, ये विपरीत हो गया और इसको लगा देते हैं, जल्दी से भाग जाते हैं। दोस्तों ये बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा ही करते हैं और उसका क्या होता है, -1/4 होता है। आपको याद रखना है, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको 2 नंबर हमेशा सेम देखने हैं। उन्हें लगेगा ये H है, ये भी H है, मतलब दोनों समान है। लेकिन जबकि प्रश्न में हमसे कहा गया कि H और H दोनों अलग अलग प्रतीक दे रखे हैं। 6 प्रतीक या अक्षर हैं और दोनों के दोनों अलग अलग हैं। तो ये क्या होंगे, ये आपके ऐसे नहीं बनेगा। गौर से समझना है, आपको 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जो अपोजिट होते हैं, जो एक समान दिखाई दें।
दो नंबर ऐसे ढूंढिए, तो हम दो नंबर ऐसे ढूंढेंगे जो दोनों पासों में एक समान नंबर दिखाई देगा, उसका मतलब है आई दिखाई देगा। क्या देगा दोस्तों? आई हमारा समान दिखाई देगा। उसके बाद अब हम इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलाएंगे, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी चला लीजिए। तो क्लॉकवाइज चलाएंगे तो पहले बार में हमारा एच आएगा, इसमें क्लॉकवाइज चलाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, एट द रेट आएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहां से क्लॉकवाइज चलाएंगे एच से, तो क्या होगा, एच से पहले आगे हमारा परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, गौर से समझना है। फिर हमारा यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा, और परसेंटेज के बाद यहां पर अगर एट द रेट से क्लॉकवाइज चला देंगे तो ये आ जाएगा हमारा स्मॉल एच। उसके बाद अब कौन सा अक्षर बच रहा है, क्योंकि आई तो आई के अपोजिट आएगा नहीं, तो अब बच रहा है हमारा डॉलर। तो आई जो होगा वो डॉलर के अपोजिट हो जाएगा, और कैपिटल एच के अपोजिट एट द रेट हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। और एट द रेट दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 पे दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है, अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल गलत है, एच कभी एच के अपोजिट नहीं होगा इस तरह की आकृति में। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। दोस्तों हमसे कहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इस आकृति को आपको अच्छे से समझना है, मैं इसको आपको समझाऊंगा और बहुत शानदार तरीके से आपका उत्तर भी आएगा। ठीक है, मैं बात करता हूं एक ट्रिक की, एक लॉजिक की। यहां पर मैंने हर क्लास में मैंने आपको बताया है कि सर आपको इस तरह की एक ट्रिक, एक लॉजिक याद रखना है। इस आकृति को हम इस तरह से 20 से काटेंगे तो कितने त्रिभुज हैं। तो जो पुराने विद्यार्थी हैं वो तो जानते होंगे, वो क्या करेंगे, पहला दूसरा और दोनों को आपस में जोड़ देंगे, हमारा 3 हो जाएगा। पर आया कैसे है, मैं हर क्लास में बताता हूं यार, बहुत सारे पुराने विद्यार्थी हैं जो इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन जो नया आएगा उसको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप इसको जरूर देखिए। ठीक है, इस तरह यहां पर 3 कैसे आया है, तो मैंने पहला इस तरह का त्रिभुज निकाला है, दूसरा इसके जस्ट अपोजिट इस तरह का त्रिभुज निकाला है, और तीसरा इन दोनों से मिलकर बनाया है। तो मैंने इसमें किया क्या है दोस्तों, मैंने सीधा सा इसको 1 और 2 नंबर दे दिया और दोनों नंबर को आपस में जोड़ दिया, तो हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। और इसी लॉजिक का प्रयोग करना है आपको। एक आधार, ये रहा एक शीर्ष बिंदु, इन दोनों से जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी, मान लीजिए कितनी भी रेखाएं, आपको सिर्फ नंबर दे देने हैं और सभी नंबरों को आपस में जोड़ देना है, त्रिभुजों की संख्या पता चल जाएगी। और इसी ट्रिक का हम इस प्रश्न में भी यूज करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। मैं मान रहा हूं ये एक दोस्तों आधार है, गौर से समझना है मैं कहां पर आधार बता रहा हूं, गौर से आप लोग अच्छे से समझेंगे। ये दोस्तों एक आधार है, ये वाला। ठीक है, गौर से समझिए यहां पर अच्छे से। ठीक है, ये एक हमारा क्या हो जाएगा, ये एक आधार हो जाएगा। उसके बाद यहां पर एक हमारा शीर्ष हो जाएगा। तो मैंने एक ये लंब डाला। ठीक है, यहां पर आप थोड़ी सी नजर अगर घुमा लें, अपने फोन को घुमा लें। ठीक है, हालांकि आपको रोटेट नहीं करना, केवल ऐसे ही देखना है। अगर मैं इस यहां पर एक शीर्ष बना दूं इस तरह का, ठीक है, इसी तरह का, तो मैंने बताया था ये एक शीर्ष हो गया, ये एक आधार हो गया। उसी प्रकार यहां पर एक शीर्ष है और ये एक हमारा आधार है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 और 2 दे देंगे। उसके बाद दूसरा आधार उसी शीर्ष से हमें ये वाला मिल जाएगा, तो इसमें भी 1 और 2 दे देंगे। ठीक है, इस तरह का। तो 3 3 6 मतलब 6 हमें पता चल गए, 3 यहां से। ठीक है, और उसी के बाद 3 यहां से भी। ठीक है, इस तरह से हमें कितने पता चले, 6 पता चले। अब दूसरे में भी हमें यही लॉजिक लगाना है। यहां पर हम शीर्ष पकड़ेंगे, यहां पर शीर्ष पकड़ेंगे और ये एक क्या बनाएंगे, एक आधार ये बनाएंगे। ठीक है, गौर से समझना है, एक आधार ये बनाएंगे और दूसरा आधार हम ये बनाएंगे। पहला नंबर यहां पर देंगे नीचे वाले में, और फिर यहां पर नंबर देंगे 1 2 1 2 करके। तो 3 हमें यहां से भी मिल जाएंगे और 3 दोस्तों हमें यहां से भी मिल जाएंगे। मतलब 6 ऊपर मिले तो 6 नीचे भी मिल गए। तो कितने हो गए, 12 हो गए। और एक ये छोटू कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, तो ये 1 हो जाएगा। तो इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या पता चलेगी प्यारे दोस्तों, वो सिर्फ 13 आएगी। कितनी आएगी, ओनली 13 ट्राइंगल इन दिस फिगर। तो आप लोग कह सकते हैं कि इस आकृति में केवल 13 क्या है, त्रिभुज स्थित हैं। ठीक है, जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आता ही है। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कच्चा माल, मजदूर और मशीनें। कच्चा माल, मजदूर और मशीनों में बताइए आप लोग कि कौन सा वेन आरेख बनेगा। क्या मैं आपको ये प्रश्न होमवर्क दे दूं? अब बताइए, क्या आप ये होमवर्क में बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, मैं बता देता हूं। चलिए, बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं आएगा। तो जो कच्चा माल होता है वो फैक्ट्री में होता है। ठीक है, गौर समझना, ये फैक्ट्री में होता है, मजदूर भी फैक्ट्री में होता है और मशीनें भी फैक्ट्री में होती हैं। तो मतलब क्या है, क्या ये तीनों एक दूसरे के अंतर्गत आने चाहिए? जल्दी से बताइए, क्या एक दूसरे के अंतर्गत आने चाहिए? ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अगर आप इसको इस तरह से बना देंगे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें कहीं भी फैक्ट्री दिया ही नहीं है। तो देखिए, जो मजदूर होगा वो अलग हो जाएगा, कच्चा माल हमारा अलग हो जाएगा, मजदूर अलग हो जाएगा और मशीनें अलग हो जाएंगी। मतलब तीनों के तीनों जो आकृतियां बनेगी वो अलग अलग बनेंगी। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखी हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे।
और साथियों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, मस्त लगी होगी। ठीक है यार, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अकस्मात हमें कहीं जाना पड़ा था, ठीक है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आपकी निरंतर क्लासेस करने की कोशिश करूंगा। एसएससी जीडी के लिए भी प्रैक्टिस सेट नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आज शाम को जरूर जुड़े हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से। ठीक है, तो आप एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखते रहिए लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। आपकी अभी शाम को तो मिलेंगे ही, लेकिन कल रीजनिंग की सुबह की क्लास में फिर से मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।